नमस्ते, दिस इज़ मितुल एंड यू आर वाचिंग स्टोरी प्लैनेट। आज की कहानी एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो इंसान हमेशा भूल जाता है कि ये चीज़ गलत है। आखिर आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि किस तरह से हमारे सोशल यानी समाज में दहेज की मांग से न जाने कितने ही परिवार इस चीज़ से दुखी है, इस चीज़ से गुज़र चुके हैं और आने वाले कहीं पीढ़ी तक ये चीज़ें चलने वाली है। कई बार ये तक हो चुका है कि दहेज की लालच में ससुराल वालों ने अपने ही बहू का मर्डर कर दिया है, यहाँ तक कि उसे ज़िंदा जलाया गया है। ऐसे कई केसेस आपके सामने आए होंगे, आपने सुना भी होगा, कई न्यूज़ में देखा होगा कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। नतीजा ये है कि इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बढ़ावा देने वाले तो इस चीज़ को और भी बढ़ावा देते हैं। रही बात सीनियर सिटीजन्स की, तो उन्हें ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आखिर ये एक गुनाह है और कानूनी तौर पे इस चीज़ को भी गुनाह माना गया है। आज की कहानी कुछ वैसी ही है कि किस तरह एक मजबूर बेटी जिसका कोई दोष नहीं है, फिर भी उसे किस तरह मौत के घाट उतारा जाता है। कहानी जो है झांसी की है। यहाँ पे मैं जो एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस कहानी में हर चीज़ें जो है वो एक काल्पनिक है और मैंने कैरेक्टर और जगह का नाम जो है वो बदल दिया है ताकि किसी की भावनाओं के साथ या किसी की थिंकिंग या किसी की सोच के साथ कोई खिलवाड़ ना हो या उनकी सोच पे किसी तरह की ठेस ना पहुँचे। यही मेरी कोशिश रहेगी। कहानी है झांसी की, एमपी, मध्य प्रदेश। और कहानी में एक फैमिली है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ है और उसके 3 बेटे और सबसे छोटी बेटी है। हस्बैंड यानी कि जो पुरुष है उसका नाम अशोक है और उसकी पत्नी रमीला। उसके 3 बेटे और जो सबसे छोटी बेटी है, जो सबकी लाडली है, जिसे इस घर में सब उसे मानते हैं, यानी घर में उसी का चलता है, उसका नाम आस्था है। आस्था बड़ी होके एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहती है, यानी कि कंप्यूटर फील्ड में एक अपना नाम बनाना चाहती है। वहीं पे उसके तीनों भाई हैं जो एक बिज़नेस में है, ऑटोमोबाइल बिज़नेस में, यानी गैराज है, उनका बहुत बड़ा गैराज है। तो उनके पापा का गैराज जो है वो उसे आगे बढ़ाने में वो तीनों बेटे जो है वो सक्षम है और वो तीनों बेटे उसी बिज़नेस में। रमीला जो है वो PWD में एक ऑफिसर है, यानी गवर्नमेंट जॉब है उसकी। यानी एक तरह से देखा जाए तो पैसों के मामले में फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर कोई नेचर से जो है वो शांत है, सक्षम है, ये सोच सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। आस्था की अगर नेचर की बात करूँ तो बहुत ही सीधी लड़की है। गलत करना तो दूर, वो गलत सोच भी नहीं सकती। पेरेंट्स ने इतना अच्छा नेचर उसे दिलाया है, इतनी अच्छे से परवरिश की है कि क्या ही बोलूँ मैं। एक तरह से देखा जाए तो संपूर्ण ज्ञान वाली लड़की जो है वो आस्था है। आस्था जैसी लड़की मिलना एक सौभाग्य है। तो ये बात हो गई अशोक की फैमिली के बारे में कि उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या करते हैं वो। धीरे धीरे टाइम जाता है और तीनों बेटों की भी शादी होती है और अब एक टाइम ये आता है कि आस्था जो है वो बड़ी हो चुकी है। आस्था ने बीटेक किया है क्योंकि उसे कंप्यूटर फील्ड में जाना था, इसलिए वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करती है। उसे एमटेक करना है
उसके पिताजी कई बार उसे कहते हैं कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो अब शादी कर लो, शादी के बाद पढ़ लेना, लेकिन वो डिनाइड करती है कि मुझे बस पढ़ना है। दरअसल उसे यूएस जाना था और एक जानी मानी कंपनी में काम करना था, जैसे कि गूगल, फेसबुक वगैरह। क्या होता है कि उसका मास्टर्स यानी एमटेक का सेकंड ईयर शुरू होता है और सेकंड ईयर आई थिंक ख़त्म होने को है, तभी उसके ऊपर एक बोझ आ जाता है और वो है शादी का न्योता। यानी एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़का जो है वो जानी मानी कंपनी में काम करता है, अच्छी सैलरी है, लड़के के घर वाले अच्छे हैं, ऐसा सबको सुनने में आता है। तो लड़के का जो है वो देखने का प्रोग्राम जो रहता है वो आस्था के घर रखा जाता है। आस्था कहीं ना कहीं अभी भी उसके बारे में नहीं सोच रही शादी के बारे में, लेकिन लड़का ठहरा हैंडसम और डैशिंग। लड़के का नाम सतीश है और पेशे से वो भी एक कंप्यूटर इंजीनियर है। तो आस्था को जो है वो थोड़ी बहुत उसमें इंटरेस्ट उसका जगा और उसे वो पसंद आया। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आस्था ने हम ही भर ली कि चलो पेरेंट्स का ही मान लेते हैं, पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है, अब तक पढ़ाया है, मेरी हर मनोकामना पूरी की है, मास्टर्स भी ख़त्म होने को है, तो फिर कब शादी करूँगी, अब जीवन बसाना ही है तो बसा लेते हैं। तो वो हामी भर लेती है, हाँ कह देती है। कहीं ना कहीं उसे सतीश जो है वो पसंद आ गया था। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी की जाती है कि एक रिक्वेस्ट ऐसी कि आस्था जो है वो शादी के बाद जॉब करेगी और शायद वो फॉरेन यानी बाहर जाने के लिए अप्लाई करेगी। और इस रिक्वेस्ट को लड़के वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे शादी जो है वो तय होती है। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज की जनरेशन को देखते हुए कि आप किसी को भी 15 या 20 मिनट की मुलाकात में ना ही अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए ना ही किसी और की खुशी के लिए 15-20 मिनट की इस मुलाकात में किसी को भी जज मत करिए, ना ही जज करना सीखिए। हर कोई अपने आप से ये कहता है कि मैं हर किसी को 5 मिनट में जज कर लेता हूँ, ये मेरी पावरफुल है, मेरे पास ये पावर है। ऐसा कुछ नहीं है। आज तक भगवान के सिवा, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल भी अगर देखे, अगर एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है तो वो भी किसी पेशेंट को 1 घंटे या 2 घंटे तक सुनता है, उसके बाद वो आंसर देता है कि उसके अंदर क्या बीमारी है, क्या चीज़ है। फिर भी आप तो एक नॉर्मल इंसान है, तो आप किस तरह से किसी को जज कर सकते हैं? आप किसी को कैसे पहचान सकते हैं? हर कोई पहली मुलाकात में आपसे अच्छे से ही बात करेगा, ऐसा तो है नहीं वो आपको गाली गलौज से बुलाएगा, क्योंकि हर किसी की पर्सनालिटी जो है वो बाद में ही निखर के आती है। अक्सर शादी वाले मामलों में तो ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि लोग जो है वो है वो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका गोल रहता है कि ये शादी किसी भी तरह हो जाए। तो बेसिकली एक बात थी जो मुझे आपसे कहनी थी। ऐसा कई बार हो चुका है, तो प्लीज़ आप तुरंत किसी को जज ना करें। फैसला लेने से पहले 100 बार सोचें। खैर, शादी तय होती है और अशोक जो है वो काफ़ी खुश है कि उसने हाँ कर दी, लेकिन अशोक उसके पीछे जो है वो पानी की तरह पैसा बहा लेना चाहता है। यानी कि गोल्ड से लेके, कपड़े से लेके, तिजोरी से लेके, यानी कबाड़, ड्रॉवर, फर्नीचर, कुछ भी उसमें जो भी हो, घर गृहस्थी बसाने की हर चीज़ें जो है अशोक ने उसके लिए ला दी। तीनों भाइयों ने मिलके बहुत सारा पैसा जो है, जो पैसा उन्होंने बचाया था,
कहीं ना कहीं यूज़ करना था, तो वो सारा पैसा जो है वो आस्था की शादी में लगा देते हैं। मतलब कि घर गृहस्थी में जो भी चीज़ें यूज़ है, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आस्था को दी गई। एक तरह से ये दहेज ही था, ताकि आस्था वहाँ पे खुश रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्वालामुखी को कभी पानी, यानी ज्वालामुखी की प्यास कभी बुझ नहीं सकती। आप पूरा समुंदर ही क्यों ना डाल दो, वो ज्वालामुखी गर्म ही रहता है। तो ठीक ससुराल वाले भी ऐसे ही थे, उनकी प्यास ज़्यादा थी, वो दहेज प्रथा में कुछ ज़्यादा ही मानते थे। और आस्था जो है शादी करके जाती है, करीबन 3 या 4 दिन के बाद सबके असली रूप बाहर आ जाते हैं। उसके पास बहुत सारा काम करवाते हैं, यहाँ तक कि उसकी नलन जो है, जो आस्था की नलन यानी सतीश की जो बहन है, वो भी उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। सास जो है वो भी उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। यानी कि शादी के पहले जो था वो आज पूरा बदल चुका है। और ये सब क्यों और कैसे, ये क्या कर रहे थे, मतलब क्यों कर रहे थे उसके साथ, आस्था के साथ, ये तो मालूम नहीं। लेकिन आस्था भी खुद कंफ्यूज थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो सास कल तक बेटा बेटा कर रही थी, आज वो नाम से और बिल्कुल घटिया तरीके से बिहेव कर रही है। और पार्टी मनाई जा रही है, मतलब वो किटी पार्टी कहते हैं कि अपनी सहेलियों को बुलाना और फिर यहाँ पे सब कचरा वगैरह कर देना, सब खाना वगैरह जो है वो आस्था को ही करना है, उसका साफ सफाई सब कुछ मतलब आस्था के ऊपर अभी डाल दिया गया है। आस्था की अभी मास्टर्स की फाइनल्स, वो फाइनल एग्ज़ाम है उसकी, और वो उसकी तैयारी तक नहीं कर पा रही थी। सतीश जो है वो सुबह जाता है और शाम को आता है। 2-3 बार सतीश को उसने बोला कि मुझे मास्टर्स की तैयारी करनी है और मैं यहाँ पे ठीक से वो नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कुछ टाइम तक माँ को समझाओ कि अभी मैं आपको किसी भी तरह की हेल्प नहीं कर सकती, आप मुझे समझिए। लेकिन सतीश जो है वो सीधा उसे थप्पड़ मार देता है। हाँ, सतीश उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि चुपचाप पड़ी रहो, तुम्हारी कोई मास्टर्स नहीं होगी, तुम कोई एग्ज़ाम नहीं दोगी, तुम्हें यही रहना है और सब काम करना है। तुम्हें मैं इसी ही लिए लाया हूँ कि तुम इस घर में नौकरानी की तरह रहो। ऐसी स्टेटमेंट सतीश ने दे दी, ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं थी। आस्था उस रात बहुत रोई कि आखिर क्या हो गया। दूसरे दिन वो दूध लेने के लिए बाज़ार जाती है कि थोड़ा दूध ले आए और तो चाय बनाए सब। तब उसे पड़ोस में जो रहते हैं वो उसे मिलते हैं। आस्था को थोड़ा डाउट होता है, वो एक अच्छी लड़की है और उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव करता है। तो आस्था उस आंटी से पूछते हैं कि क्या सतीश किस टाइप का लड़का है, क्योंकि आस्था ने जब हामी भरी थी तो अपने माँ बाप की खुशियों के लिए भरी थी, अपने इस अपने उसे पसंद है इसीलिए भी कह सकते हैं, या उसके माँ बाप को पसंद है इसीलिए भी कह सकते हैं। यानी ये दोनों चीज़ें जो है वो मैटर करती थी। तो वो नेबर को पूछती है, आंटी को पूछती है कि आखिर सतीश ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो कैसा है, वो अच्छा है बुरा है। आंटी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन सिर्फ एक इशारा करती है कि मतलब एक छोटी सी चीज़ बोलती है कि जितना हो सके यहाँ से निकल जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई। वो इतना कह के निकल जाती है। आस्था जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो समझ नहीं पाती है। वो अभी भी शौक है कि आंटी ने ऐसा क्यों कहा, और वो सोचती रहती है इस बारे में कि आगे अब क्या करना है। उतने में वो घर जाती है और चाय में थोड़ा लेट होता है, तो जब वो चाय बना के सतीश को देती है
तो पूरा जो कप था वो उसके ऊपर डाल देता है, उसके मुंह पे डालता है, उसके सारे कपड़े बिगड़ जाते हैं, गरम गरम चाय पूरी वो जल जाती है कि लेट हो गया है मुझे ऑफिस के लिए और तुम क्या कर रही थी, ये सब वगैरह। मतलब एक तरह का टॉर्चर ही कह सकते हैं। 6 महीने निकल गए, आस्था अपनी एग्ज़ाम नहीं दे पाई। ये बात उसके मायके में भी पता थी कि आस्था ने जो है अभी अपनी एग्ज़ाम जो है वो डिले कर दिए। उसके पिताजी क्या ही बोले अब, कि लड़की का घर है वो खुद बसा लेगी, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन उसकी लड़की के साथ यहाँ पे जो हो रहा था वो हद से बदतर था। मेरे ख्याल से ये एक क्राइम है जो हर मेल यानी कि हर पुरुष अपनी बीवी हो, बेटी हो या कोई भी एक औरत हो उसके साथ कर रहा है। ये क्राइम है जो आप कर रहे हो। सोशल हैरेसमेंट के कई केसेस आपने सुने होंगे, एक इसमें से ये भी है। सो प्लीज़ डोंट डू, ये सब मत कीजिए, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, ये कोई मर्द बनाने वाली चीज़ नहीं कि आप ये करोगे और आप मर्द बन जाओगे। ये गलत है और ये मेरी नज़र में तो बिल्कुल गलत ही रहेगा। खैर, आस्था के एग्ज़ाम्स तो डिले हो गए, लेकिन आस्था एक दिन अपने मायके जाती है और सब कुछ बता देती है कि ये सब हुआ, ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, सो प्लीज़ आप कुछ मदद कीजिए। आस्था के घर से कुछ लोग जो है वो उसके ससुराल जाते हैं और उन्हें समझाते कि आपको क्या चाहिए, तो आप मेरी बच्ची को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो वो डिमांड करने लगे कि उन्हें फ्लैट चाहिए, मकान चाहिए, एक अच्छा और बिल्कुल सस्ता वाला नहीं, एक अच्छा वाला। अब एक बात आप बोलिए कि आपको दहेज में गृह गृहस्थी मतलब कि 19 से 20 लाख का सामान आपको दिया गया है, तो अभी भी आपको क्या ही भूख है, तो आपकी ज्वालामुखी कब शांत होगी? क्योंकि इतना सारा पैसा आपको दिए जाने के बाद भी आप अभी भी उनके पास से घर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाप जो है वो बेटी के लिए थोड़ा खामोश था। वो घर जाता है और कुछ पैसों का बंदोबस्त करता है, अपनी एफडी तोड़ाता है और तुरंत एक रईस एरिया में फ्लैट जो है, काफ़ी 30 या 40 लाख का फ्लैट है वो उन्हें गिफ्ट करता है। कहता है कि अब तो आप मेरी बेटी के साथ अच्छे से रहोगे। थोड़ा टाइम अच्छा चलता है, लेकिन फिर वही उनकी ग्रीड जो है वो वहीं की वही रहती है। एक दिन आस्था के साथ बहुत बड़ा झगड़ा होता है सतीश का, और सतीश कहता है कि एक्चुअली में वो जो घर था वो आस्था के नाम था और सतीश ये कह रहा था कि वो घर जो है वो मेरे नाम मुझे करना है, तो तुम यहाँ पे सिग्नेचर कर दो। आस्था को मालूम था कि ये गलत है, तो आस्था जो है वो बिल्कुल मानती नहीं है और सतीश जो है वो उसे बहुत पीटता है पूरी रात। ये समझ लो कि उसकी, क्या बोलूँ मैं यार, बिल्कुल बेकार। ऐसे आदमी को साला क्या ही बोलूँ मैं, क्यों पीटना पड़ता है आपको यार? क्यों क्यों आखिर करना ही क्यों है ये सब? मुझे बोलने में भी शर्म आती है। ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बस। या रिश्ते, ये सब कुछ भी काम के नहीं है। खैर, आस्था उस चीज़ से, उस दर्द से बाहर आती है और तुरंत वो पुलिस को कांटेक्ट करती है। पुलिस जो है वो आती है, लेकिन जो पुलिस थी वो उस ससुर जी यानी उसके आस्था के जो ससुर थे उसका फ्रेंड था पुलिस वाला भी। तो वो वार्निंग दे के चला जाता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सतीश जो था वो दिमाग से और भी गुस्सा हो गया। तो सतीश ने क्या किया, सतीश ने एसिड की बोतल ली और आस्था को बांध के उसका मुंह खोल के उसके अंदर एसिड डाल दिया।
उसे थोड़ा भी मतलब उसे क्यों मतलब उसे क्या ही आदमी लोग हैं यार ये लोग। क्यों किया, क्यों तुमने ऐसा? वो तुम्हारी ना बेटी थी, वो तुम्हारी वाइफ थी, ठीक है। तुम्हारी अगर बेटी होती तो क्या तुम ऐसा ही करते? ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ का बदला ले रहा है, शायद पुनर्जन्म का ही हो। उसे थोड़ा भी दया नहीं आई। वो उस जलन से पूरी तरह से अंदर से वो हिल गई। बहुत ज़ोर से उसने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर एसिड है, कोई पानी थोड़ी है। और इस चीज़ से पूरी सोसाइटी जो थी वो इकट्ठा हो गई और सतीश को जो है वो आजू बाजू वाले लोगों ने पकड़ लिया और तुरंत पुलिस के हवाले किया। आस्था को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, उसकी तुरंत ट्रीटमेंट करे उससे पहले कि कुछ हो। आस्था इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। सतीश जैसे लोग मेरे ख्याल से फांसी भी डिज़र्व नहीं करते। मेरे ख्याल से अगर कोई जस्टिस देने वाला हूँ, मैं अगर कोर्ट का जज हूँ और अगर मुझे दर्दनीय सज़ा देनी है तो मैं ये सज़ा दूंगा कि वो अपने ही हाथों से खुद एसिड पी जाए। मेरे ख्याल से वो मौत भी डिज़र्व नहीं करता, वो तड़प तड़प के मरे वही बेटर है। सतीश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और आस्था की मौत के ऊपर, यानी आस्था का दहेज का जो भी सामान था, जितना भी कॉस्ट का था, वो सारा गोल्ड सूद समेत वापस लौटाने के लिए जज ने नोटिस दे दी। फ्लैट तो उसके नाम का था ही और फाइन के तौर पे पूरे 50 लाख रुपए लड़की वालों को देने हो गए। तो ये कहानी थी, भले ही एक स्टोरी थी, एक केस था, लेकिन आज के समाज में ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई है, दहेज वाली। आज 2022 चल रहा है, फिर भी दहेज आज भी मौजूद है। हर फैमिली में ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है कि लड़की जो है वो अपने घर से कुछ लेके आए। खैर ये एक अलग किस्सा है, ये एक अलग ही बात है। अगर इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँ तो पूरा 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इससे कुछ सीखे होगे। और प्लीज़ सोशली हर चीज़ों को आप मुआयना कीजिए, हर चीज़ को समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। क्या पता आप भी अपने ही घर वालों के साथ बुरी हरकत कर रहे हो और आपको ये अंदाज़ा भी ना हो कि आप गलत चीज़ कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसी अगली कहानी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते।